नमस्कार। मैं रेखा धीमान आपको हमेशा समय समय पर कई कहानियाँ सुनाती रहती हूँ जो जाने माने लेखकों कहानीकारों की होती हैं। और मुंशी प्रेमचंद की कहानी आज भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। कहानी का नाम है सुहाग की साड़ी। कहानियाँ उस समय के सामाजिक वातावरण को, उस समय के जो भी खास घटनाएं होती हैं उससे संबंधित उस समय के लेखक लिखते हैं। इस कहानी में भी आपको यही दिखाई देगा, यही प्रतीत होगा और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। कहानी का नाम है सुहाग की साड़ी और इसको जाने माने लेखक कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। तो कहानी सुनिए और उसके बाद अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। सुहाग की साड़ी। यह कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। गौरा उदार थी, रतन सिंह कौड़ी कौड़ी को दांतों से पकड़ते थे। वह हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील थे। वह कुल मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहाँ उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ में थी। गौरा को सहभोज से आपत्ति थी, विधवा से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध। रतन सिंह सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में यह विभिन्नता और भी जटिल थी। गौरा वर्तमान स्थिति को अटल अमर समझती थी, इसलिए वह नरम गरम कांग्रेस, स्वराज, होम रूल सभी से विरक्त थी। कहती थी, ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग क्या बना लेंगे, चने कहीं भाड़ फोड़ सकते हैं। रतन सिंह पक्के आशावादी थे। राजनीतिक सभा की पहली पंक्ति में बैठने वाले, कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेश वृद्धधारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। कभी कभी उनमें मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वे समीर के वे झोंके थे जो स्थिर जल को हल्की हल्की लहरों से आभूषित कर देते थे। वे प्रचंड झोंके नहीं जिससे सागर विपल क्षेत्र बन जाता है। थोड़ी सी सदिच्छा सभी विषमताओं और मतभेदों का प्रतिकार कर देती थी। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी। समय सेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वारों पर खड़े हो होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ा हो। खद्दर और गाढ़े के दिन फिर गए थे। नैन सुख, नैन दुख, मलमल और तंजेब तनबेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, लाओ अब सब कपड़े जो विदेशी हैं संदूक से निकाल कर दे दो। गौरा, अरे इसी घड़ी कोई साइत निकली जाती है, फिर कभी दे देना। रतन, वाह, लोग द्वार पर खड़े हो कोलाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर दे देना। गौरा, तो यह कुंजी लो, निकाल कर दे दो, मगर यह सब है लड़कों का खेल। घर फूंकने से स्वराज कभी नहीं मिलता है और ना ही मिलेगा। रतन, मैंने कल ही तो इस विषय पर तुमसे घंटों सिरपच्ची की थी और उस समय तुम मुझसे सहमत भी हो गई थी। आज फिर वही शंकाएं करने लगी। गौरा, मैं तुम्हारे अप्रसन्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी। रतन, अच्छा, शंकाएं फिर कर लेना, इस समय जो करना है वह करो। गौरा, लेकिन मेरे कपड़े तो न लोगे ना। रतन, सब देने पड़ेंगे। विलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। इतने में राम टहल साइस ने बाहर से पुकारा, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं, कहते हैं अभी कई मोहल्लों का चक्कर लगाना है और कोई गाड़े का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए। मैंने भी अपने कपड़े दे दिए। केसर महरी कपड़ों की एक गठड़ी लेकर बाहर जाती दिखाई दी। रतन सिंह ने कहा, क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो? केसर ने लजाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनूं? रतन सिंह ने गौरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। अब वह विलंब न कर सकी। लज्जा से सिर झुकाए संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया तो उसने दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा हुआ था जो
कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने में सिलाया था। गौरा ने पूछा, क्या सूट भी निकाल दूं? रतन, हाँ हाँ, इसे किस दिन के लिए रखोगी? गौरा, यदि मैं यह जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो कभी यह सूट न बनवाने देती। सारे रुपए खून हो गए। रतन सिंह ने कोई उत्तर न दिया। तब गौरा ने संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी। वह आवेश प्रवाह में आ गई। उनमें कितनी ही बहुमूल्य फैंसी जैकेट और साड़ियाँ थीं जिन्हें किसी समय पहन कर वह फूली न समाती थी। साड़ियों के लिए तो उसे रतन सिंह से बार बार तकाजे करने पड़े थे, पर इस समय सबकी सब आंखों में खटक रही थी। रतन सिंह उसके भावों को ताड़ रहे थे। स्वदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था, पर इस समय चुप रहने में ही कुशल समझते थे। इस पर भी एक बार वाद विवाद की नौबत आ ही गई। एक बनारसी साड़ी के लिए तो वे झगड़ बैठे। उसे गौरा के हाथों से छीन लेना चाहा, पर गौरा ने एक न मानी, निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकल आई, जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टंके हुए थे। गौरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छिपा लिया। रतन सिंह ने पूछा, कैसी साड़ी है? गौरा, कुछ नहीं, तंजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है। रतन, तंजेब की है तो तब तो जरूरी विलायती होगी, उसे क्यों अलग रखा जाए? क्या वह बनारसी साड़ियों से अच्छी है? गौरा, अच्छी तो नहीं है, पर मैं इसे न दूंगी। रतन, वाह, विलायती चीज़ों को मैं रखने नहीं दूंगा, लाओ इधर। गौरा, नहीं, मेरी खातिर से इसे रहने दो। रतन, तुमने मेरी खातिर से एक भी चीज़ न रखी, मैं क्यों तुम्हारी खातिर करूं? गौरा, पैरों पड़ती हूँ, जिद न करो। रतन, स्वदेशी साड़ियों में से जो तुम चाहो रख लो, लेकिन इस विलायती चीज़ को मैं न रखने दूंगा। इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने, यह गुलामी का दाग है। मैं अब नहीं रख सकता, लाओ इधर। गौरा, इसे न दूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ कि न दूंगी। रतन, मैं इसे लेकर ही छोड़ूंगा, इस गुलामी के पटके को, इस दासत्व के बंधन को किसी तरह न रखूंगा। गौरा, नाहक जिद करते हो। रतन, आखिर तुमको इससे क्यों इतना प्रेम है? गौरा, तुम तो बाल की खाल निकालने लगते हो, इतने कपड़े थोड़े हैं, एक साड़ी रख ली तो क्या? रतन, तुमने अभी तक इन होलियों का आशय ही नहीं समझा। गौरा, खूब समझती हूँ, सब ढोंग है, 4 दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा। रतन, तुम केवल इतना बता दो कि यह साड़ी तुम्हें क्यों इतनी प्यारी है तो शायद मैं मान जाऊं। गौरा, यह मेरी सुहाग की साड़ी है। रतन, जरा देर सोचकर, तब तो मैं इसे कभी न रखूंगा। मैं विदेशी वस्त्र को शुभ स्थान नहीं दे सकता। इस पवित्र संस्कार का यह अपवित्र स्मृति चिन्ह घर में नहीं रख सकता। मैं इसे सबसे पहले होली को भेंट करूंगा। लोग कितने हतबुद्धि हो गए थे कि ऐसे शुभ कार्यों में भी विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने में संकोच न करते थे। मैं अवश्य होली में दूंगा। गौरा, कैसा असुगन मुंह से निकालते हो। रतन, मेरी सुहाग की साड़ी का घर में रखना ही अशुगुन है, अमंगल, अनिष्ट और अनर्थ है। गौरा, चाहे जो भी करो, जबरदस्ती छीन ले जाओ, पर खुशी से न दूंगी। रतन, तो मैं जबरदस्ती ही करूंगा, मजबूरी है। यह कहकर वह लपके कि गौरा के हाथों से साड़ी छीन ली। गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की ओर कातर नजरों से देख कर कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम। केसर महरी बोली, बाबूजी, बहू जी की इच्छा है तो रहने दीजिए। रतन सिंह के बड़े हुए हाथ रुक गए, मुख मलिन हो गया, उदास होकर बोले, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा, प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर, यही सही। शाम हो गई। द्वार पर स्वयं सेवक गण शोर मचा रहे थे, कुंवर साहब जल्दी आइए, श्रीमती जी से भी कह दीजिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो रही है। उधर रतन सिंह असमंजस में पड़े थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर कैसे हस्ताक्षर करूं। विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन क्यों कर होगा। आगे कदम बढ़ा चुका हूँ, पीछे हट नहीं सकता, लेकिन प्रतिज्ञा का अक्षरशः का पूरा अधिकार है। त्रिया हट के सामने किसी की नहीं चलती। जो चाहूँ तो एक ताने में काम निकल सकता है, पर उसे बहुत दुख होगा, बहुत भावुक है। उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है।
गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी सुहाग का चिन्ह है, उसे आग कितने अपशगुन की बात है। ये कभी कभी बालकों की भांति जिद करने लगते हैं, अपनी धुन में किसी की सुनते नहीं, बिगड़ते हैं तो मानो मुंह ही नहीं सीधा होता। लेकिन वे बेचारे भी तो अपने सिद्धांतों से मजबूर हैं। झूठ से उन्हें घृणा है। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखनी पड़ेगी। उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा, घोर धर्म संकट में पड़े होंगे। यह भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में स्वदेश अनुरागियों के सिरमौर बनकर उस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने में आनाकानी करें। कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। लोग समझेंगे बना हुआ है, पर शकुन की चीज कैसे दे दूं। इतने में उसने राम टहल साइस को सिर पर कपड़ों का गट्ठर लिए बाहर जाते देखा। केसर मेहरी भी एक गट्ठर सिर पर रखे हुए थी। पीछे पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर ग्लानि की झलक थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गौरा को देखकर उनने आंखें फेर ली और चाहा कि उसकी निगाह बचाकर निकल जाऊं। गौरा को ऐसा जान पड़ा कि उनकी आंखें डबडबाई हुई हैं। वह राह रोकर बोली, जरा सुनते जाओ। रतन, जाने दो, दिख ना करो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र को छीन लूं, पर गौरा ने उनके हाथ से छीन लिया। उसे गौर से पढ़ा और एक क्षण चिंता मग्न रहने के बोली, वह साड़ी भी लेते जाओ। रतन, रहने दो, अब तो मैंने झूठ लिख ही दिया। गौरा, मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो। रतन, यह तो मैं तुमसे पहले ही कह चुका था। गौरा, मेरी भूल थी, क्षमा करो और इसे लेते जाओ। रतन, जब तुम इसे देना अपशगुन समझती हो तो रहने दो। तुम्हारी खातिर थोड़ा सा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गौरा, नहीं, लेते जाओ। अमंगल के भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। यह कहकर उसने सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथों में दे दी। रतन ने देखा, गौरा के चेहरे पर एक रंग आता है, एक रंग जाता है, जैसे कोई रोगी अंतरस्थ विषम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा हो। उन्हें अपनी अहृदयता पर लाज आई। हाँ, केवल अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भावों का वध कर रहा हूँ। यह अत्याचार है। साड़ी गौरा को देकर बोले, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़े डालता हूँ। गौरी ने दृढ़ता से कहा, तुम न ले जाओ तो मैं खुद जाकर दे आऊंगी। रतन सिंह विवश हो गए और साड़ी ली और बाहर चले गए। उस दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वह दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती, जलसों में भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती, यहाँ तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटरों में भी गई। किसी तरह अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी, पर यह आशंका एक मेघ मंडल की भांति उसके हृदय पर छाई रहती थी। जब 1 महीना गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती गई, तो कुंवर साहब ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किया। उनका मन उन्हें उनके आदर्श प्रेम का नित्य तिरस्कार किया करता था। वे अक्सर देहातों में प्रचार करने जाया करते थे, पर अब अपने गांव से बाहर न जाते, या जाते तो संध्या तक जरूर लौट आते। उनकी एक दिन की देर, उनका साधारण सिरदर्द, जुकाम उन्हें अव्यवस्थित कर देते थे। वह बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती। किसी अनिष्ट के काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती थी। वह तो देहात में पड़ी हुई आशंकाओं की कठपुतली बनी हुई थी, उधर उसकी सुहाग की साड़ी देश प्रेम की वेदी पर भस्म होकर भभूत बनी हुई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन से उसे लेकर लौट आए। गौरा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे, पर असबाब के संभालने और नियत स्थान पर रहने में वह इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर न निकल सकी थी। कारण यह था, केसर मेहरी उसके जाने के दूसरे दिन ही छोड़कर चली गई थी और अभी उतनी चतुर दूसरी मेहरी न मिली थी। कुंवर साहब का साइस राम टहल भी छोड़ गया था। बेचारे कोचवान को कोई साइस का भी काम करना पड़ता था। संध्या का समय था।
गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एकटक होकर ताक रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यही अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लावें। यह मेरा ही प्रस्ताव था, पर 4 दिन यहाँ आए हो गए, उधर जाने का अवकाश ही न मिला। गौरा, मेरा तो जाने को जी नहीं चाहता था, यहीं बैठकर कुछ बातें करो। रतन, नहीं, चलो देखावें, 1 घंटे में लौट आएंगे। अंत में गौरा राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर न निकली थी, आज उसे चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दी। बाजार कभी इतनी रौनक पर न था। वह स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहों और कोरियों को अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कोरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह ने चौंक कर बोले, राम टहल, तुम यहाँ अब कहाँ हो? राम टहल का चेहरा श्री संपन्न था। उनके अंग अंग से आत्मसम्मान की इतनी आभा झलक रही थी, आंखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तबल साफ करने वाला बूढ़ा राम टहल इतना सौम्य, इतना भद्र पुरुष है। वह बोला, सरकार, अब तो कारबर करता हूँ। जब से आपकी गुलामी छोड़ी तब से अपने काम में लग गया। आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर हो गई, हमारा गुजारा भी हो रहा है। नहीं तो आप जानते ही हो कि किस हालत में पड़ा हुआ था। जात का कोरी हूँ, पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था। रतन, तो भाई अब मुंह मीठा कराओ, यह बाजार लगाने की मेरी ही सलाह थी। बिक्री तो अच्छी होती है। हाँ सरकार, आजकल खूब बिक्री हो रही है, माल हाथों हाथ उड़ जाता है। यहाँ बैठे 1 महीना हो गया, पर आपकी कृपा से लोगों के 4 पैसे थे, वे बेबाक हो गए। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है। मालकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए और बाजार का चमकना कहिए। लोगों ने कहा, जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे शकुन की चीज़ की परवाह नहीं करते तो फिर हम विदेशी कपड़े क्यों रखें। जिस दिन होली जली है उसके 2 दिन पहले ही सरकार इलाके पर चले गए थे। इसके पहले भी सरकार कई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे। मैं भी यही कहूँगा कि यह सारी माया उसी सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ स्त्री गौरा के सामने आकर बोली, बहू जी, मुझे तो भूल नहीं गई। गौरा ने सिर उठाया तो सामने केसर मेहरी खड़ी थी। वह सुंदर साड़ी पहने हुए थी, हाथ पाँव में मामूली गहने भी थे, चेहरा खिला हुआ था। गौरा ने कहा, इतनी जल्दी कैसे भूल जाऊंगी? अब कहाँ हो? हमें लौटने भी न दिया, बीच में ही उड़ भागी। केसर, क्या करूं सरकार, अपना काम चलते देखकर सब्र न हो सका। जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सेवा टहल कर्म कुर्म सभी करना पड़ता था। अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लौटे हैं। अब दूसरा काम नहीं किया जाता। अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कमाई खाए न चुकेगी। यह सब आपकी साड़ी की महिमा है। उसकी बदौलत हम गरीबों के कितने ही घर बस गए। 1 महीना पहले हम दुकान वालों में से किसी को रोटियों का ठिकाना न था। कोई साइसी करता था, कोई ताशे बजाता था, यहाँ तक कि कई आदमी मेहनत का काम करते थे और कितने ही भीख मांगते थे। अब सब धंधे में लग गए हैं। सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया, नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थी। सच कहती हूँ, सैकड़ों जुबानों से नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो, जिसने हमारी जात को सुहाग दान दिया। रतन सिंह दुकान पर बैठे और कपड़े देखने लगे। गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो रहा था। उसकी सारी अमंगल कल्पनाएं विच्छिन्न हो जाती थी। आंखें सजल थी। सुहाग की देवी अश्रु संचित नेत्रों के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरा वहाँ से चली तो सड़क की बिजलियाँ जल चुकी थी। सैकड़ों सड़कों पर खूब प्रकाश था। उसका हृदय भी आनंद के प्रकाश से जगमगता था। रतन सिंह ने पूछा, सीधे घर चलूं? गौरा, नहीं, छावनी की तरफ होते चलो।
रतन, बाजार खूब सजा हुआ था। गौरा, यह जमीन लेकर एक स्थायी बाजार बनवा दो, स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हो और किसी से किराया न लिया जाए। रतन, बहुत खर्च करना पड़ेगा। गौरा, मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएंगे। रतन, और रहें पेड़ के तले? नहीं, गांव वाले मकान में। रतन, सोचूंगा। गौरा, जरा देर में इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ और जो कपास बोए उसकी बेगार माफ़ कर दो। रतन, हाँ, तदबीर अच्छी है, दुगनी उपज हो जाएगी। गौरा, कुछ सोचने के बाद लकड़ी बना, दाम तो दो तो कैसा हो, जो चाहे चरखे बनवाने के लिए काट ले जाए। रतन, लूट मच जाएगी। गौरा, ऐसी कोई बेईमानी न करेगा। जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलोले भर रहा हो। ये कहानी सच कहूँ तो दिल को एकदम छू गई। ऐसी देशभक्ति की लहर चली होगी जिसके कारण ये देश आज़ाद हुआ था। हमें अपने कर्तव्य को समझते हुए आज भी इस देश से प्यार करना है और इसके विकास में अपना हाथ बटाना है। नमस्कार, धन्यवाद।